हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इस बार लेट हुई हूँ अपने वीडियो को बनाने में, तो मैं आपको बता दूँ कि इसके पीछे रीज़न था कि थोड़ा सा मेरी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो जिसको लेके अगेन एंड अगेन थोड़ा सा हिट हो जाती हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ टाइम टू टाइम बनाती रहूँ और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूँ, तो इसके लिए मैं आपको दिल से सॉरी बोलती हूँ। तो आज हमारा वीडियो एक्चुअली में किस टॉपिक पे बेस्ड है, हम अपने पहले टॉपिक को ही अगर कंसिडर करें, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें डीएनए के बारे में हमने सारा कुछ डिस्कशन किया था कि किस तरीके से फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डीएनए को फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए एक अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल दिया था। तो उसको कंसिडरेशन में लेते हुए और हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो हम ये इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि जैसा कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और हमारे दिमाग में भी आता है कई बार, जब हम बार बार बायोलॉजी के कुछ स्पेशल कंसेप्ट को स्टडी करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हिंट करते हैं। क्या है वो? डीएनए और आरएनए को जब हम कंसिडर करते हुए चलते हैं तो जेनेटिक मटेरियल सिर्फ नेचर में यही दो पाए जाते हैं। हमने ये भी देखा हुआ है, अपने डिस्कशन में भी हमने समझा इस बात को कि डीएनए अपनी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की वजह से बेस्ट जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया जाता है, और आरएनए के पास भी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बट नॉट एज स्टेबल एज डीएनए। तो डीएनए के अंदर कुछ स्टेबिलिटी के वजह से वो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन क्वेश्चन दिमाग में एक और आता है कि नेचर में पहले कौन सा जेनेटिक मटेरियल आया, डीएनए आया था या आरएनए आया था? तो इस क्वेश्चन को ही हम कंसिडरेशन में लेते हुए आज अपने टॉपिक का डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको पहले बताऊं कि अगर हम डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चरल कन्फिगरेशन और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखें तो हमने क्या देखा था कि डीएनए के राइबोस शुगर के ऊपर ऑक्सीजन जो है सेकेंड कार्बन पोजीशन पे से डिलीट हो जाता है, जो कि आरएनए में मौजूद होता है, आरएनए के राइबोस शुगर में मौजूद होता है, और वो आरएनए को हाइपर रिएक्टिव बना देता है। अगर मैं आपको डायग्राम फिर से ड्रॉ करके बताऊं तो ये आपका डीएनए का राइबोस शुगर है, जिसमें ये कार्बन की 2 पोजीशन है, जिसमें हमने क्या देखा कि H होता है। ठीक है, कार्बन 2 पोजीशन पे यहाँ H होता है, और ये डीएनए आपका आरएनए से ही मॉडिफाई किया गया था, यानी कि आपका आरएनए के इसी पोजीशन पे OH था। ठीक, यहाँ पे क्या था? OH था, जो इस आरएनए को क्या बना रहा था? हाइपर रिएक्टिव बना रहा था, हाइपर रिएक्टिव। ठीक है, तो इसके ही मॉडिफिकेशन से हमारा डीएनए बन गया। ये चीज़ हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो यहाँ मैं कुछ स्पेशल ऐसे आपको पॉइंट्स बताऊंगी जिसके बेसिस पे ये प्रूव हो जाएगा कि आरएनए हमारा नेचर में आने वाला पहला जेनेटिक मटेरियल था, उसके बाद डीएनए आया। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए क्या चीज़ है जो डीएनए और आरएनए में वेरिएट करती है। सबसे पहली बात, अगर आरएनए को हम देखें, आरएनए एज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, मान लीजिए हम इसको लेके चलते हैं फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो ये चीज़ सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि 1960 में, ठीक है, सम एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि जिन्होंने प्रूव किया कि आरएनए ही हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल था। वो उस एक्सपेरिमेंट्स का रिज़ल्ट क्या था? उस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट ये था कि जब हम एनसीईआरटी में डीएनए और आरएनए को पढ़ते हैं तो हमको डीएनए का सिर्फ एक टाइप नज़र आता है, दैट इज़ डीएनए। लेकिन आरएनए के हमारे कितने टाइप हैं? आरएनए के हमारे 3 टाइप्स हैं। पहला एमआरएनए, दूसरा टीआरएनए, तीसरा हमारा आरआरएनए। ठीक है, ठीक है, हमने ये बताया जैसा कि एनसीईआरटी भी कहती है कि आरएनए भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इनकोड करता है, स्टोर करता है, लेकिन आरएनए उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है, जो कि डीएनए नहीं कर सकता। तो अगर हम बात करें नेचर में जो पहला सेल आया था, पहला सेल मतलब एक्टिव सेल नहीं, जो सबसे पहला सेल बना था, उस सेल में, जो कि हम एवोल्यूशन में भी पढ़ते हैं कि जब हमारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ था तो उसमें जब कुछ गैसेस हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्ट करती हैं तो उसमें कुछ पॉलीसैकेराइड्स बने थे एज अ प्रोडक्ट, पॉलीसैकेराइड आए, अमीनो एसिड्स आए, और उसमें ये भी एनसीईआरटी में लिखा हो कि आरएनए आया था। तो आरएनए आने का पर्पस क्या था? क्योंकि
हमको अगर सेल को एक्टिव बना के रखना है या मेंटेन करना है तो उसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? द सेल हैज़ टू मेटाबोलाइट, ठीक है। यानी कि किसी भी एक्टिव सेल के पास मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी हमने पूरे डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में जैसा समझा, मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी हमारी आरएनए के पास ही है। क्यों? क्योंकि आरएनए हमारा कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो आरएनए हमारा कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि वो आरएनए हमारा राइबोजाइम है, ठीक है, राइबोजाइम है जो एक एंजाइमेटिक एक्शन की तरह वर्क कर रहा है। और अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें और तो भी हम उसमें भी वहाँ पे देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, तो ये भी एक आरएनए का ही टाइप है, बगैर इसके ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में मान लीजिए कि ये छोटा राइबोसोम का सब यूनिट जब आके मैसेंजर आरएनए के साथ एक असेंबली क्रिएट करेगा तो ये सिग्नल भेजेगा बड़े यूनिट को, यानी कि जो लार्ज सब यूनिट थी उस लार्ज सब यूनिट का अटैचमेंट होगा ही तब जब राइबोजाइम एक्टिव रहेगा, जब राइबोजाइम एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये प्रूव हो गया था कि राइबोजाइम जो था वो एक आरएनए था और उसने एक कैटलिस्ट की तरह फंक्शन किया। इसके अलावा हमारा आरएनए जो था वो स्प्लाइसिंग में भी काम आ रहा था, ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी करा रहा था, ठीक। तो ये कुछ, और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि ये कैटलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ भी शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये प्रूव कर रही थी कि किसी भी सेल को पहले एक्टिव होने के लिए उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। मान लीजिए मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं कि लाइव बॉडी और डेड बॉडी में क्या डिफरेंस है। लाइव बॉडी में सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हैं और डेड बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीज हो गई हैं, रुक गई हैं। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ द अलाइव बॉडी क्या, उसके अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक। इसी तरीके से आरएनए भी हमारी यही प्रॉपर्टी शो कर रहा था कि वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी करा रहा था, लेकिन डीएनए वो काम नहीं करा रहा था, ठीक है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी इससे क्या निकल के आया, मान लीजिए हमने ये कहा कि आरएनए, एक बार को मैंने ये बोल दिया कि चलिए आरएनए हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, तो डीएनए के बनने की ज़रूरत क्या थी? अगर आरएनए, इसको ऐसे समझें, अगर आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर रहा है, ठीक है, अगर आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र भी कर रहा है और ये भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो डीएनए के बनने की ज़रूरत क्या थी? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। स्टेबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर for a genetic material to show slow and steady evolution, क्योंकि अगर कोई भी इवोल्यूशन बहुत फास्ट पेस पे होगा, जैसा कि हमने कोरोना के पीरियड में भी देखा, क्या देखा था हमको, कोरोना के स्ट्रेन 1 साल के अंदर कम से कम इंडिया में ही 4-5 स्ट्रेन नज़र आ गए थे। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हमारे पास डेटा होता तो हमको अंदाज़ा नहीं कि कितने स्ट्रेन हमको मिले होंगे कोरोना के, क्योंकि हमें इस समय ये भी पता चला था कि कोरोना के अंदर आरएनए वायरस था, आरएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल था। तो हमको ये अच्छे से समझ पाए कि आरएनए बीइंग जेनेटिक मटेरियल, इट इज़ नॉट स्टेबल एट ऑल, और ये हमारी हर एक स्पीसीज़ को बहुत फास्टर पेस पे चेंज करता रहेगा। तो फॉर द स्टेबल, और किसी भी एक स्पीसीज़ को स्टेडी सर्वाइवलशिप के लिए स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऐसा है जिसके बेसिस पे आरएनए ने अपने आप को मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई करके ये आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड से क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड इसने फॉर्मेशन कर दिया, और इस डबल स्ट्रैंडेड को हमने डीएनए कह दिया, ठीक है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड होते ही हमारा क्या हो गया, स्टेबल जेनेटिक मटेरियल बन गया, ठीक। तो ये सारे जितने भी एविडेंस
हम इस पूरे लेक्चर में समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब एविडेंस खोजे गए थे ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। साइंटिस्ट के बेटर एफर्ट के साथ ये सारा रिजल्ट कम आउट हुआ था और तब ये समझ में आया कि आरएनए हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल तो था, क्योंकि वो सारी सेल की एक्टिविटी को शो कर रहा था, लेकिन वो स्टेबल ना हो पाने की वजह से लॉन्गर टाइम तक एक स्पीसीज़ के सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर रहा था। तो इसके लिए आरएनए हैज़ टू मॉडिफाई इटसेल्फ। उसने अपने कोडॉन्स के अंदर कुछ चेंजेस किए और चेंजेस करने के बाद उसने, जैसे हमने ये देखा कि आरएनए के राइबोज शुगर के अंदर चेंजेस होने की वजह से वो डीऑक्सीराइबोज हो गया, स्टेबलाइज हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी, मैं आपको यहाँ बताऊँ। देखिए, जब हम डीएनए और आरएनए का केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे आपको केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ाया, ठीक है, या लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये मान लीजिए हमारा डीएनए था, ठीक। आरएनए को जब हम देखते हैं बेसिस वाइज, तो बेसिस वाइज एडेनिन मान लीजिए, ग्वानिन मान लीजिए, साइटोसिन, थाइमिन एंड थाइमिन तो होगा, आई एम सॉरी, यूरेसिल, साइटोसिन एंड एडेनिन। देखिए, अगर स्टेबिलिटी के पॉइंट पे अगर बात की जाए तो आरएनए के पास स्टेबिलिटी तो वैसे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये चेन है, जो न्यूक्लियोटाइड का पूरा एक यूनिट है, पॉलीमर का यूनिट है, उस यूनिट में कहीं भी जो हमारा कन्फिग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस नहीं शो कर रहा। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर एडेनिन की बात करें तो एडेनिन हमारा डबल मेंबर्ड रिंग था। अगर ग्वानिन की बात करें तो अगेन ये ग्वानिन हमारा डबल मेंबर्ड रिंग था। साइटोसिन की बात करें तो साइटोसिन सिंगल मेंबर्ड, यूरेसिल सिंगल मेंबर्ड, अगेन डबल मेंबर्ड, ठीक है। ये तो हो गई हमारी आरएनए की बात। तो आप देख रहे हैं कि कहीं पे डबल मेंबर्ड रिंग आ रही है, कहीं पे सिंगल मेंबर्ड रिंग आ रही है। तो इसके बेसिस पे आरएनए में एक स्ट्रक्चरल कन्फिग्रेशन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर वहीं डीएनए के डबल हेलिक्स की बात करें, मान लीजिए मैंने इसको खोल दिया, ठीक। अब एडेनिन की हमने पेयरिंग कर दी थाइमिन से, ग्वानिन की साइटोसिन से, थाइमिन की अगेन एडेनिन से, मान लीजिए साइटोसिन की अगेन ग्वानिन से। अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चरल कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस देखूं तो देखिए क्या स्टेबिलिटी शो हो रही है। एडेनिन हमारा डबल मेंबर्ड था, थाइमिन हमारा सिंगल मेंबर्ड था। अगेन क्या हुआ, इसने 15 मेंबर्ड रिंग बनाई। क्यों? क्योंकि प्यूरिन जो थे वो हमारा 9 मेंबर्ड रिंग थे, पिरिमिडिन हमारे क्या थे, 6 मेंबर्ड रिंग थे। तो टोटल हमारे 15 मेंबर्ड रिंग बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ है, ग्वानिन अगेन हमारा डबल मेंबर्ड है, साइटोसिन सिंगल मेंबर्ड है, अगेन वही बात आ गई। फिर यहाँ भी वही चीज़ हो गई, सिंगल मेंबर्ड, एडेनिन हमारा डबल मेंबर्ड, 50 मेंबर्ड रिंग आ गई। सेम यहाँ पे हो गया हमारा, ये हमारा सिंगल मेंबर्ड, ये हमारा डबल। तो हमने क्या देखा, अल्टीमेटली दोनों यूनिट के दोनों जो बैकबोन खड़ी हैं उनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस का फॉर्मेशन हो रहा है वो फॉर्मेशन अल्टीमेटली 15 मेंबर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक रिंग बना रहा है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो वो एक डीएनए को स्ट्रक्चरल कन्फिग्रेशन एज वेल एज स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके बेसिस पे इसका जो डायमेंशन है वो भी स्टेबल है, जो कि 20 एंगस्ट्रॉम है, 20 नैनोमीटर जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसकी बेसिस पे डीएनए हमारा बहुत जल्दी म्यूटेट कर ही नहीं सकता, लेकिन आरएनए में आप खुद देख रहे हैं। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ और मैं थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूँगी। अगर हमने आरएनए की इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ को देखा कि वो कैटलिस्ट भी है, वो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी कर रहा है, वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन भी करा रहा है, वो हमारा ट्रांसलेशन भी करा रहा है, तो फिर आरएनए को डीएनए में स्टेबल होने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था, इसकी स्टेबिलिटी। अदरवाइज़ डीएनए के बनने का कोई स्पेशल लॉजिक तो अभी तक मैनेजर में किसी को नहीं मिला, साइंटिस्ट को नहीं मिला। तो वो चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ बहुत अच्छे से समझा दी कि किस तरीके से आरएनए हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के साथ साथ मल्टीपल प्रॉपर्टी शो करने के साथ भी बेटर जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बेटर जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए ही कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को लंबे टाइम के लिए स्टोर करता है, और आरएनए इज़ कंसिडर्ड बेटर ओनली फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द DNA to messenger RNA and messenger RNA to protein, and from one generation to another generation as well via the various other metabolic processes. So this was all about the process of the how RNA
considered as the first genetic material, but DNA is considered as the best genetic material. तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, एंड फॉर मोर वीडियो स्टे ट्यून टू बायोलॉजी ओशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।